वेलकम क्लास। नर और मादा जनन तंत्र पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रण के बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें हमने राज्य चक्र और मध्य चक्र इनके बारे में डिटेल से बात की थी। अब हम आते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मीनोपॉज पर। तो हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे तब हमने ये बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के 28 डे पर गर्भधारण नहीं होने की स्थिति में ये साइकिल वापस चलने लग जाती है और मादा में 40 से 50 वर्ष की अवस्था में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाती है। ये जो अवस्था है इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। होता क्या है इसमें कि जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं पीयूष ग्रंथि से, जनन हार्मोन, ये अंडाशय को प्रभावित कर पाने में असमर्थ रहते हैं और इससे हार्मोन का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उससे आपका जो रज चक्र है वो रुक जाता है। मादा प्राणियों में खास करके हम अगर प्राइमेट्स की बात करें तो ये हार्मोन का जो नियंत्रण है ये पूरी देह में दूसरे संवेदी अंगों पर भी स्पष्ट होता है। इन हार्मोन के अनबैलेंस्ड हो जाने के या डिस्टर्ब हो जाने के कारण से उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो असंतुलित हो जाती है और उसके कई लक्षण जो हैं वो हमें दिखते हैं, जैसे कि पसीना आना, सिर में दर्द रहना, बालों का गिरना, नींद नहीं आना और वजन बढ़ना, या एक मेंटल डिप्रेशन जो है वो होने लग जाता है। इसके साथ साथ उम्र और बढ़ने पर जनन, गर्भाशय नली, योनि और बाह्य जननेंद्रियों और स्तन में भी क्षीणता आने लग जाती है। यदि ये रोग एक निश्चित समय से पहले दिखने लग जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं ये हार्मोन के असंतुलन की वजह से हो रहे हैं और जिसका कि उपचार जो है वो हार्मोनल थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। एक जो टर्म आई थी हमारे पास में ओवुलेशन की, अंडोत्सर्ग की, हमने ये कहा था कि रज चक्र बढ़ते समय पर कि 14th डे पर ओवुलेशन जो है वो होता है। तो पुटक प्रावस्था और ल्यूटियल प्रावस्था, ये दो प्रावस्थाएं अंडाशय के अंदर पाई जाती है। पहली प्रावस्था की अगर हम बात करें पुटक प्रावस्था, तो ये सभी कशेरुकियों में एक समान प्रकार से पाई जाती है और इसके अंतर्गत जो एफएसएच हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है उससे, उसके प्रभाव से अंडाशय में जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जनन उपकला है, वहां विभाजन होता है और oogenesis की क्रियाएं जो हैं वो होती हैं और इससे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो डिवाइड होकर के ग्रोथ जो है वो करती है और एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास में बन जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का बनना और अंडाशय की सतह पर आकर के फटने तक की क्रिया जो है इसको एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल से अंडे के अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है और ये जो क्रिया है ये पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या आईसीएसएच हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। फीमेल में पुटक भी एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। अंडाशय के जो पुटक हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। क्लियर है? ओके। एस्ट्रोजन के कारण से क्या होता है कि इसका प्रभाव गर्भाशय की उपकला पर होता है जो कि हॉर्निफाइड हो जाती है, उसमें श्रृंगिक हो जाती है और अंडवाहिनियों और मेमोरी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट जो है वो इससे होता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल के, जैसे कि स्किन सॉफ्ट होना, आवाज का पतला होना, मेमोरी ग्लैंड का विकास होना या रोगों का कम पाया जाना, ये लक्षण इन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से प्रभावित होते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन हो जाता है, अंडा जब उससे निकल जाता है, तो बाकी की बची हुई जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो ल्यूटियल प्रावस्था बनाती हैं। तो ये जो रिक्त हुआ स्थान है वहां पर एक ग्रेनुलोसा लेयर और थीका लेयर की कोशिकाएं भर जाती हैं और ये वृद्धि करके और एक पीला द्रव जो है वो उस जगह, खाली जगह पर भर जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको ल्यूटिनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है? तो ये
जो पीला पदार्थ आया है यहाँ पर, ये वसा के समान होता है और इसको ल्यूटीन कहते हैं। इससे इस क्षेत्र में जो ब्लड का फ्लो है ये बढ़ जाता है और ये संरचना कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ओके, तो जो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन हो रहा है उस पर अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से नियंत्रित करती है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देखिए, आप ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये मेच्योर होते हुए फॉलिकल है, और ये आपका एक मेच्योर फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर आपकी सेकेंडरी oocyte होती है, और ये डेवलपिंग फॉलिकल जो हैं दूसरे हैं, और ये आपका ओव्यूलेशन का पार्ट है कि फॉलिकल रप्चर होता है और oocyte जो है वो यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो इस क्रिया के ऊपर हार्मोन कौन कौन से नियंत्रण का काम करते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम बन गया है आपका, देखिए यहाँ पर ये जो येलो फ्लूइड जो है वो इसके अंदर भर जाता है। तो एफएसएच और एलएच ये हार्मोन जो हैं वो इसका नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और मादा में अंडाशय की पुट्टिका में वृद्धि होती है, और एलएच और एफएसएच ही अंडाशय को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। दूसरी चीज कि अंडाशय के द्वारा भी हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और एस्ट्रोजन ही कॉपुलेशन की क्रिया को बढ़ाते हैं। जब अंडोत्सर्ग होता है उसके पहले एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये हाइपोथैलेमस को प्रभावित करके एलएचआरएच कारक रिलीज करवाता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग एडिनोहाइपोफाइसिस पर पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा एलएच हार्मोन का सिक्रीशन वहां से करवाता है। ये एलएच हार्मोन ब्लड के द्वारा ग्रेफिन पुटिका तक आता है और उससे ओवुलेशन की क्रिया होती है। तो इस समय पर एफएसएच की मात्रा एलएच से कम रहती है, यद्यपि ये हार्मोन जो है उसी मोचक कारक से प्रभावित होता है जो कि एलएचआरएच के लिए आवश्यक होता है, यानी एफएसएच और एलएच दोनों ही एक ही कारक के द्वारा नियंत्रित यहाँ पर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज पर हम आते हैं, वो है इम्प्लांटेशन या रोपण। जब अंडोत्सर्ग हो जाता है उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है ये फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर चली जाती है, और यहां पर आने वाले स्पर्म से मिलकर के ये निषेचन की क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण करती है। और अब उस समय पर ग्रेफियन फॉलिकल का क्या हो रहा है कि वो कार्पस ल्यूटियम के अंदर बदल गई है। ये कार्पस ल्यूटियम जो कि येलो फ्लूइड ल्यूटीन उसके अंदर भरा हुआ होता है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है, और ये जो क्रिया है ये एलएच हार्मोन के नियंत्रण के अंदर ये होती है। ओके, यहाँ पर ये टाइप्स बताए हुए हैं प्लेसेंटेशन के, इनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो वो जो निषेचित अंड है यानी जाइगोट जो है वो फेलोपियन ट्यूब से नीचे उतर करके गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ में चिपक जाता है, या इसको हम कहते हैं कि ये इम्प्लांटेशन हो गया है। तो गर्भाशय इसके लिए पहले से तैयारी करके और रखता है। पहले से तैयारी से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर कि उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो वहां से सिक्रीशन होने लगता है, और जो एंडोमेट्रियम है वो मोटा और वेस्कुलराइज हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि इसको अब पोषण देना होगा इसलिए संग्रहित पोषक पदार्थों का जमाव यहाँ पर हो जाता है, और एंडोमेट्रियम की मोटाई जो है वो लगभग 2 गुना हो जाती है, यानी कि 4 to 6 मिलीमीटर जो है वो हो जाती है। अब प्लेसेंटा कहाँ पर आकर के लगा है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी डिटेल से इसके बारे में पढ़ा होगा। उसके आधार पर हम सुपरफिशियल, एक्सेंट्रिक और इंटरस्टिशियल इसको कह सकते हैं। सुपरफिशियल यानी कि ये सरफेस से आकर के लगा हुआ है, एक्सेंट्रिक यानी कि ये थोड़ा सा एम्बेडेड है उसके अंदर, और यूट्रस की कैविटी जो है उससे बाहर निकला हुआ है, एक तरफ निकला हुआ है। और इंटरस्टिशियल में ये क्या होगा कि इसकी वॉल के अंदर जो है वो आया हुआ है, कैविटी जो है वो उसकी अलग खाली रह जाती है। ओके, तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और उस स्थिति में जो कार्पस ल्यूटियम बना था वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस पर प्रभाव करके एलएचआरएच के सिक्रीशन को, एडिनोहाइपोफाइसिस से एलएच का सिक्रीशन को रोकने में काम में आते हैं, और कार्पस ल्यूटियम उसके कारण से निष्क्रिय होकर के एक सफेद संरचना कार्पस अल्बिकेंस के अंदर बदल जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, और एफएसएच-आरएच सक्रिय होकर के एफएसएच का सिक्रीशन करके वापस दूसरे फॉलिकल की ग्रोथ जो है वो करवाने लग जाता है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको एफएसएच, आरएफ, एफएसएच रिलीजिंग फैक्टर और एलएच रिलीजिंग फैक्टर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करते हैं, जिसके कारण से
एक दूसरा फॉलिकल अब वृद्धि करेगा और उससे ओव्यूलेशन होने लगेगा। तो इस समय प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा फिर बढ़ेगी आपकी यहाँ पर, और ये जो अंडा आया है ये तैयार होगा। अगर निषेचन हो जाता है तो ये साइकिल वापस उसी तरह से चलने लग जाएगी। तो ये जो इम्प्लांटेशन के टाइप्स के डायग्राम बता रहा था मैं आपको वहां पर, कि सुपरफिशियल जो है वो कोरियन से, आपने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पहले पढ़ी हुई है, एमनियोन, कोरियन, एलेंटोइस और योग से। तो यहाँ पर कोरियन जो है वृद्धि करके और गर्भाशय की गुहा के संपर्क में आता है। इसको सेंट्रल इम्प्लांटेशन कहते हैं, जैसे कि बंदर और कुत्ते में होता है। एक एक्सेंट्रिक बताया मैंने आपको पहले यहाँ पर, इसमें कोरियोनिक्स एक कुछ समय के लिए ऐसे फोल्ड में रहता है जो कि गुहा के संपर्क में नहीं रहता है, जैसे कि चूहे और गिलहरी में होता है। और एक हो गया आपका इंटरस्टिशियल, इसमें कोरियोनिक्स एक गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे कि सुअर और चमगादड़ में। तो इस क्रिया के ऊपर हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार से होता है? इस समय पर जो अंडाशय का कणीय स्तर है, जो कि थीका ग्रेनुलोसा है, वहां से जो एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है वो इस अंतःस्तर को सिक्रीटरी और मोटा बनाता है। ठीक है। और ये दोनों क्रियाएं हाइपोथैलेमस के द्वारा एफएसएचआरएच और एलएचआरएच, जैसे पहले कहा था हमने, उसके नियंत्रण में रहती है, जो कि एफएसएच और एलएच हार्मोन का सिक्रीशन ये करवाता है। ओके, ये तो बात हो गई इम्प्लांटेशन की। जब जाइगोट का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, जाइगोट से लेकर के आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब पूरा हो जाता है, तब जन्म की क्रिया या प्रसव की क्रिया जो है, पार्चुरेशन, इसके अंदर होता है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो प्लेसेंटा बनता है, जिसमें कि भ्रूण का और गर्भाशय दोनों के ही टिश्यू जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण से भ्रूण को पोषण जो है वो इस प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। और भ्रूण ने जो मेटाबॉलिज्म के क्रिया के कारण से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाए हैं, वो फीमेल बॉडी के अंदर इसी के द्वारा लौटा दिया जाता है। ये जो स्टेज है जिसमें कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूटेरस के अंदर, ये अवस्था गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कहलाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है यूटेरस के और एम्ब्रियो के बीच में, प्लेसेंटा, ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम करता है। तो प्लेसेंटा के पहले जो हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा था वो कार्पस ल्यूटियम कर रहा है। तो मनुष्य में अगर हम बात करें तो मनुष्य में प्लेसेंटा जो है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखें, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसका सिक्रीशन करके कार्पस ल्यूटियम को ये बनाए रखता है, जिसके कारण से कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन लगातार चलता रहता है। तो इसके कारण से गर्भावस्था जो है वो सक्रिय अवस्था में बनी हुई रहती है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर कि इस पूरी साइकिल को अब तक हमने जो कहा है उसको अगर हम वापस एक बार इस डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि ये आपका अंडाशय है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, और यहाँ से ओवम जो है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में रिलीज हुआ है। जब ये यहाँ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो गया है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जाइगोट के अंदर डिवीजन होने लगा है, 2 सेल स्टेज, और लगभग तीसरे दिन तक इसमें 12 सेल स्टेज जो है वो आ जाती है, और 4th डे पर इसमें 58 सेल क्लीवेज आपने पढ़ा है पहले, ये यूटेराइन कैविटी के अंदर आ जाता है। और फिर जो 4 दिन के बाद में ये जो ब्लास्टोसिस्टम इसको कह रहे हैं वो इसके कांटेक्ट के अंदर आ जाता है, और अप टू 7th डे ये इसके साथ पूरी तरह से जुड़ करके और प्लेसेंटा बनाने की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है, यानी कि रोपण जो है वो हो जाता है। ये पूरे रोपण की एक क्रिया इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम इसको बता रहे हैं कि ये इसको नियंत्रित किस प्रकार से करता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस FSH RH सिक्रीट करता है, और उसके कारण से पिट्यूटरी से आपका FSH और LH हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो होने लगता है। तो ये ओवरी के ऊपर कार्य करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, और ये आपका प्रेगनेंसी चलती रहती है यहाँ पर, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का सिक्रीशन भी यहाँ पर होने लगता है। तो जन्म के समय पर क्या क्रिया होगी कि यहाँ पर जो एडिनल ग्लैंड है ये भी आपका हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, ओवरी से तो ये हो ही रहा है। इस समय पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपका ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो करती है, जो कि प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलीज करता है, अम्बिलिकल कोर और इंक्रीज इन
पेल्विक सिम्फाइसिस। ये यूट्रस के ऊपर आकर के क्रिया करता है और उससे बच्चे का जन्म जो है वो होता है। ये यहाँ पर डिटेल में हमने इसको बताया हुआ है कि गर्भावस्था के 28 से 30 दिन के बाद में एस्ट्रोजन और 40 से 42 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होने लग जाता है अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। ये हार्मोन जन्म के समय तक ये स्रावित होते हैं और इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आफ्टर 100 to 120 डेज जब प्लेसेंटा पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तो फिर इस HCG का सिक्रीशन जो है वो कम होने लग जाता है और इससे जो हार्मोन सिक्रिट हो रहा है आपका, ये प्रसव क्रिया में यानी कि शिशु को गर्भाशय से माता की देह से बाहर निकालने की क्रिया और मेमोरी ग्लैंड के विकास और उनसे मिल्क सिक्रीशन में भी ये सहायता करता है। तो हमने बताया कि यहाँ पर कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या सोमेटोट्रोपिन जिसको हम कह रहे हैं, HCS का सिक्रीशन भी यहाँ होने लग जाता है जो कि उपापचय क्रियाओं के नियमन का काम करता है। HCS ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। तो ये इस डायग्राम में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस है जिसका कि जन्म होना है। तो जेस्टेशन पीरियड की बात करें हम, जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल क्या होता है, यानी वो समय जबकि रोपण से लेकर के और भ्रूण का पूर्णतः विकास हो जाता है, इसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ये अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है, मनुष्य में लगभग 9 माह का ये होता है। तो अंतिम समय पर जब गर्भकाल पूरा हो रहा होता है उस समय पर जो प्लेसेंटा है वो रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये हार्मोन क्या करता है कि जो यूटेराइन सर्विक्स की जो है उसमें संकुचन करता है जिससे कि ये भाग जो है फैल करके चौड़ा हो जाता है और जो श्रोणि मेखला होती है वहां पर, श्रोणि मेखला आप जानते हैं 3 अस्थियां उसके अंदर होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। दोनों ऑस इन्नामिनेटम जो अर्धभाग हैं वो प्यूबिस वाले पार्ट पर जुड़े हुए रहते हैं जिसको कि प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। यहाँ जो मसल्स होती हैं उनको ये रिलैक्स करता है जिससे कि गर्भाशय नाल जो है वो चौड़ी हो जाती है। ओके, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि रिदमिक संकुचन करता है जिसके कारण से इस भ्रूण के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये पेशियां जब संकुचन होंगी तो ये आगे की ओर मूव जो है वो करेगा। ओके, तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन ये दोनों हार्मोन इस गर्भाशय ग्रीवा के प्रसार के लिए संयुक्त रूप से काम करते हैं। जन्म या प्रसव से कुछ पहले तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रसव के समय पर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का कम होना आवश्यक होता है और एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ा करके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम कर दिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन करता क्या है कि ये गर्भाशय की पेशियों पर संकुचन के प्रभाव को रोकता है। प्रसव के अंतिम दौर में गर्भाशय जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, संकुचित अवस्था में रहता है और उसके कारण से एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो होने लगता है जो कि भ्रूण को सुरक्षित बाहर आने के लिए संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। जन्म से पहले क्योंकि वो शिशु जो है वो गर्भाशय के अंदर है तो फेफड़े वहां पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये माता की देह से बाहर आ जाता है तो उस समय पर इसको श्वास लेना आवश्यक होता है और इस समय पर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों हार्मोन फुफ्फुस को इस क्रिया के लिए लंग्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इन सभी हार्मोन के जो जॉइंट इफेक्ट है, संयुक्त प्रभाव है, उससे भ्रूण का जो सिर वाला भाग है वो गर्भाशय ग्रीवा की पेशियों की ओर, गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेला जाता है और फैले हुए गर्भाशय से ये बाहर निकल करके और आ जाता है। इस समय पर जो बात कर रहे थे वहां पर कि जो पेल्विक लिगामेंट है वो शिथिल हो जाते हैं और भ्रूण का सिर जो है पहले बाहर निकलता है और उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी उससे बाहर आ जाती है। इस समय पर भी उसका जो प्लेसेंटा है वो यूटेराइन वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बीच में से बांध करके, धागे से बांध करके और काट दिया जाता है जिससे कि ब्लड लॉस नहीं होता है। जन्म के 15 से 30 मिनट के बाद में वापस गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होता है और इसके कारण से गर्भाशय से चिपकी अन्य भ्रूण झिल्लियां माता की देह से बाहर निकाल दी जाती है। इसको हम अपरा कला निष्कासन या आफ्टर बर्थ एक्टिविटी कहते हैं। मनुष्य और दूसरे प्राइमेट में जो
मेम्ब्रेन्स हैं ये, इनमें जो निष्कासित अपाकलाओं के साथ में गर्भाशय भित्ति का ऊपरी भाग भी होता है, जो खींचकर अलग होने के कारण से यहाँ पर आ जाता है, कुछ ब्लीडिंग भी यहाँ पर होती है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि वापस संकुचन क्रियाएं करता है और गर्भाशय को पुनः पहले वाले साइज के अंदर ये लाने के लिए प्रेरित करता है, और जो रक्त वाहिनियां जो कि खुल चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं, वो भी संकीर्ण हो जाती है और धीरे धीरे ब्लड का फ्लो जो है वो कम होते हुए बंद हो जाता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में अचानक जो कमी आ रही है, इसका प्रभाव माता और शिशु दोनों पर होता है। फीमेल में जो स्तन ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और बच्चा जब दूध पीने लगता है तो वो दूध का सिक्रीशन वहां से स्टार्ट कर देती है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्रिया आ जाती है भाई, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या है कि प्रसव के बाद माता की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्रवण होना दुग्ध स्रवण कहलाता है। तो ये भी जैसा हमने दूसरी क्रियाएं देखी हैं, उसी प्रकार से ये क्रिया भी हार्मोन के नियंत्रण में होती है। स्तन ग्रंथियां वास्तव में क्या है? ये रूपांतरित स्वेद ग्रंथियां हैं जो कि इंटेगुमेंट के भीतर की तरफ वृद्धि करने के कारण से बनती हैं, और हर एक ग्रंथि के अंदर 16 to 25 लोब्स जो हैं वो होते हैं, और ये एक जगह पर आकर के और खुलती है। प्रत्येक जो लोब है, 16 से 25 लोब जो है, हमने उसको कहा है, वहां से लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो एरियोला जो सीड्स वाला भाग है उसके चारों ओर जो कलर्ड पार्ट होता है, वहां आकर के ये अलग अलग खुलती हैं और फिर ये कंबाइंडली बाहर की ओर खुल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो विकास होता है इसको मेमोजेनेसिस कहते हैं, और ये एसटीएच और अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नियंत्रण में ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो कि एडेनोमायोसिस से सिक्रीट हो रहा है, और अंडाशय से सिक्रीट होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नियंत्रण में ये क्रिया होती है। जो कुपिकाएं और नलिका तंत्र का विकास है वो करवाती हैं ये, और वहां डिपोजिशन फैट का हो जाता है। प्लेसेंटा जब बना हुआ है उस समय पर भी उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, उसके कारण से कुपिकाओं की संख्या और उससे निकलने वाली नलिकाओं के शाखित होने की क्रिया जो है वो बढ़ती है, और कुपिकाओं की कोशिकाएं जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट कर देती हैं। यहां पर एलटीएच और टीएसएच हार्मोन का भी प्रभाव होता है। केवल जो जनन हार्मोन है वो बिना पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है इस प्रभाव को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी ग्लैंड का विकास जो है वो अकेले ये हार्मोन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे हमने पहले बात किया था कि कोर्टिकोइड हार्मोन भी इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इन सभी ग्रंथियों, इन सभी हार्मोन के प्रभाव से दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन नहीं होता है। दुग्ध का निष्कासन जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये इस डायग्राम से हम बता सकते हैं कि भ्रूण की वृद्धि के साथ साथ किस प्रकार से मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर वृद्धि होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कहा 16 to 25 लोब्स जो हैं होते हैं, यहाँ से ये एरियोला वाले भाग में आकर के खुलती हैं अलग अलग हर एक, और वहां से फिर ये स्तनाग्र जिसको हम कहते हैं, वहां से दूध जो है वो बाहर की ओर सिक्रीट होता है। तो प्रसव के बाद दूध का जो सिक्रीशन है वो लगभग 30 to 36 आवर के बाद होने लगता है। प्रसव के ठीक बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो अंडाशय और अपरा से जो ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है उसका सिक्रीशन बंद कर दिया जाता है, और पीयूष ग्रंथि से आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन या जिसको लेक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं उसका सिक्रीशन होने पर ही आपके मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। सामान्यतः दूध का जो स्रवण है वो प्रोलैक्टिन, इसके अलावा एड्रिनल से होने वाले स्टेरॉयड हार्मोन्स, इनके नियंत्रण के अंदर ये होता है। इसके अलावा थायरोक्सिन, इंसुलिन, पैराथर्मोन और ऑक्सीटोसिन भी इसको कंट्रोल करते हैं। और प्रोलैक्टिन के अलावा दूसरे जो सहायक हार्मोन हैं इनका कलेक्टिव जो प्रभाव है, सम्मिलित प्रभाव है, उसके कारण से दूध का सिक्रीशन होने लगता है। तो सिक्रीशन कब होगा
कि जब शिशु जो है वो स्तनाग्र को टच करता है तो यहाँ से एक इम्पल्स जो है हाइपोथैलेमस तक जाता है और हाइपोथैलेमस एलटीएच आरएच रिलीज करता है जो कि एडेनोएपिफाइसिस से एलटीएच का सिक्रीशन करवाता है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स में आकर के वहां से दुग्ध का सिक्रीशन करने लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों ही यहाँ पर अपनी क्रिया कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा स्टार्ट की गई इस प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही मिल्क का सिक्रीशन जो है वो हो रहा है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे हमने कहा था, देखिए इस डायग्राम को देखिए आप कि ये जो स्तनाग्र हैं यहाँ से संवेदनाएं जो हैं वो हाइपोथैलेमस तक ले जाई जाती है और उसके कारण से हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को इंड्यूस करता है एलटीएच हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। और ये यहाँ जो मसल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, उनको ये इंड्यूस करता है जिससे कि उन लॉब से सिक्रीशन होने लगता है। अब ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इन हार्मोन्स का क्या शिशु के ऊपर भी कोई प्रभाव होता है? तो फीमेल की बॉडी में माता की तरह सभी हार्मोन जो है वो भ्रूण के अंदर भी जाते हैं। तो माता के समान इनमें भी 1-2 दिन तक हार्मोन्स का प्रभाव रहने पर दुग्ध का स्रवण हो सकता है और 1-2 दिन बाद तक रक्तस्राव भी इसके अंदर हो सकता है। ये दुग्ध स्रवण की क्रिया का डिम्बोत्सर्ग के ऊपर प्रभाव हमने ये देखा था। अब मिल्क क्या चीज है, इसको अगर हम देखें तो मिल्क जो है प्रसव के बाद जो पहली बार जो दुग्ध स्रावित होता है वो एक लिक्विड होता है जिसको कि कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इस कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज की अधिक मात्रा होती है और शिशु जो है वो आंत्र से इसका अवशोषण कर लेता है और जब तक शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं विकसित नहीं होता है 6 से 8 महीने तक की अवधि के लिए, उस समय पर शिशु को रोग से प्रतिरोधकता जो पैसिव इम्यूनिटी है वो इन एंटीबॉडीज से प्राप्त होती है। इसलिए ये जरूरी है कि माता का जो पहला दूध है कोलेस्ट्रम वो शिशु को दिया जाए, वो इसको अनेक रोगों का शिकार होने से बचाता है। अब लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास में इसमें कि दुग्ध स्रवण जो हो रहा है उसका माता पर क्या प्रभाव होता है। तो हमने ये कहा था कि प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है उसके लगातार और उस क्रिया के कारण से दुग्ध का स्रवण होता है। यदि दुग्ध का पान लंबी अवधि तक कराया जाए तो ये कुछ सालों तक भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एंडोर्फिन का सिक्रीशन करता है और ये एंडोर्फिन एफएसएचआरएच और एलएचआरएच हार्मोन को रोकता है, जिसके कारण से एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन नहीं होगा। जब एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस समय तक अंडाशय में पुटकों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है या पुटकों की ग्रोथ जो है वो नहीं होती है और अंडोत्सर्ग नहीं होगा। जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस कारण से कहा जाता है कि दुग्ध पान करने वाली माताओं में संतानोत्पत्ति जो जो है वो जब तक वो दुग्ध पान करवा रही है तब तक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद में आपको अगर कोई दिक्कत हो तो हम इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।